संरक्षण देते हुए ये लोग दिखाई देते हैं। और अगर ऐसा नहीं है तो मैं इन्हीं नेताओं से पूछना चाहता हूँ कि कैसे उन जो लोग अवैध रूप से वहाँ पर रह रहे हैं उन लोगों के कैसे वोटर कार्ड बन जाते हैं, कैसे उनके राशन कार्ड बन जाते हैं, कैसे उनके ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड या अन्य चीज़ें वहाँ पर बन जाती हैं। तो जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं उन्हें राजनीतिक संरक्षण दिया जाता है कि उन्हें पता है कि मीडिया बिकाऊ है, किसी नेता, किसी स्थानीय नेता के बस चंद विज्ञापन के पैसों के लिए या उनके चरण धूलि तक चाटेगी और उनके ऐसे वोट बैंकों की रक्षा करने के लिए हमेशा आगे आएगी। बार बार मैं अभी पहले भी बता चुका हूँ कि उन लोगों को पानी की समस्या, बिजली की समस्या, तमाम तरह की समस्याओं पर इस मीडिया का जरूर फोकस रहता है, लेकिन वहाँ पे अवैध अतिक्रमण किया जा रहा है। उस अवैध अतिक्रमण को कैसे हटाया जाए इसके लिए क्यों नहीं मीडिया आगे आता, इसकी बात क्यों नहीं करता, इसकी चर्चा क्यों नहीं करता? क्योंकि आज मीडिया नेताओं की गोदी में बैठा हुआ, वह पुलिस जो समाज की सुरक्षा के लिए तैनात की जाती है, जिसके भरोसे समाज का हर एक व्यक्ति रहता है, उस पुलिस के ऊपर दंगाइयों ने किस तरह से वहाँ पे उनको घायल किया, उनके ऊपर पेट्रोल बम फेंके, उनके ऊपर पथराव किया, उनको अस्पतालों में जाने के लिए मजबूर किया। तो आप समझ सकते हैं कि जहाँ पर पुलिस की ये स्थिति आ गई हो, वहाँ पर आम नागरिक की स्थिति किस कदर भयानक होगी। नहीं उस विधानसभा में बैठकर अवैध अतिक्रमणकारियों के खिलाफ एक तगड़ा कानून पारित कर दिया जाता कि अगर कोई जमीन कब्जाता है तो जितनी जमीन उसने कब्जा रखी है उस जमीन की कीमत का 4 गुना उससे वसूला जाए और उसे उसके बाद 10 से 15 साल की सजा का प्रावधान बनाया जाए। फिर देखते हैं कौन वहां पर कब्जा करता है, कहीं भी, क्योंकि इन नेताओं को अपने वोट बैंक की चिंता है, चाहे उत्तराखंड भाड़ में जाए। और हमारी जनता अपने इन नेताओं की जय जयकार करते हुए इनके पीछे घूमती रहती है, लेकिन एक भी व्यक्ति इन नेताओं से सवाल करने की हिम्मत नहीं करता कि ये जो गलत काम हो रहे हैं क्यों हो रहे हैं, कौन इन्हें संरक्षण दे रहा है। अगर नेता संरक्षण नहीं दे रहा है तो प्रशासन संरक्षण दे रहा है, और अगर प्रशासन संरक्षण दे रहा है तो उस नेतृत्व की हमें आवश्यकता ही नहीं है जो प्रशासन के ऊपर भी लगाम न कस सके। क्योंकि आज उत्तराखंड जिसकी डेमोग्राफी बदलती जा रही है और हमारे नेता अपने स्वार्थ में इतने अंधे हो चुके हैं कि उनको दिखाई तक नहीं दे रहा है। 650 से ज़्यादा अवैध बस्तियां आज उत्तराखंड में बसने की बातें की जा रही हैं, तो क्या नेताओं तक ये बात नहीं पहुंच रही है? मुझ तक ये बात पहुंची, अन्य लोगों तक ये बात पहुंची, तो जो ये खुद को भगवान समझ रहे हैं इन तक ये बात क्यों नहीं पहुंची? पहुंची है, लेकिन इनकी आंखों पर स्वार्थ की पट्टी और इनके कानों में पैसों की खनक पहुंच चुकी है, इसलिए इनको बाकी कुछ सुनाई नहीं देता, दिखाई नहीं देता। आगे बढ़ने से पहले मैं चाहूँगा कि आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, जिससे हम अपनी बात को आपके माध्यम से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकें और एक स्वस्थ लोकतंत्र के निर्माण में अपनी भूमिका का निर्वहन भी कर सकें। और यदि आप हमें सहयोग करना चाहते हैं, हमारा सहायता करनी चाहते हैं, तो आप नीचे दिए नंबर पर हमें सहयोग भी कर सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, पिछले दिनों हल्द्वानी के बनभूलपुरा में जो कुछ हुआ वह किसी से छुपा हुआ नहीं है। तमाम सोशल मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया, तमाम जगहों से वहाँ की जो तस्वीरें सामने आई हैं वह दिल दहलाने वाली हैं। एक ऐसा मुद्दा जो शायद इतना बड़ा इशू नहीं बनता, वो आज नेशनल इशू बन चुका है। और ख़ास तौर पर मैं कहूँगा उत्तराखंड के लिए एक भयंकर मुद्दा जो सामने आया है वह हल्द्वानी के इस आगजनी, पुलिस पर पथराव, थाने में आग लगाना और पेट्रोल बम से वहाँ पे लोगों को मारना, तमाम तरह की जो भी वहाँ पर विभत्स कृत्य, जिनको मैं कहूँगा जो कि दंगाई हमेशा से करते आए हैं और हर गैरकानूनी काम जो वह दंगाई कर सकते थे वह उन्होंने वहाँ पर किया। और वहाँ पर जो कुछ ये घटना हुई वह हुई रेलवे की उस 40 एकड़ ज़मीन के लिए, जिस ज़मीन पर वो लोग अवैध कब्जा करके वहाँ पर रह रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि वह अचानक से आकर वहाँ पर रातों रात बस गए। यह मैं पिछले वीडियो में भी बता चुका हूँ कि 12 साल से यह केस तो चल ही रहा है। उसमें हाई कोर्ट ने जब उसमें डिसीजन दिया तो 450 से 500 के बीच में लगभग वहाँ पर ये परिवार अवैध रूप से रह रहे थे, उनको नोटिस जारी किए गए, उनको वहाँ से हटाने के लिए नोटिस तक दिए गए थे। उसके बाद वह लोग फिर सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं और सुप्रीम कोर्ट मानवता के आधार पर उनको स्टे ला कर दे देता है, यह कहकर कि 50,000 लोगों को 1 हफ्ते के अंदर विस्थापित कैसे किया जाए। और इससे
जब उन्हें स्टे मिला उसके बाद उन लोगों के हौसले इस कदर बढ़ गए कि जिसका परिणाम हल्द्वानी की जनता को उस आग में झोंकने के रूप में हमें सामने दिखाई दे रहा है। वह पुलिस जो समाज की सुरक्षा के लिए तैनात की जाती है, जिसके भरोसे समाज का हर एक व्यक्ति रहता है, उस पुलिस के ऊपर दंगाइयों ने किस तरह से वहाँ पे उनको घायल किया, उनके ऊपर पेट्रोल बम फेंके, उनके ऊपर पथराव किया, उनको अस्पतालों में जाने के लिए मजबूर किया। तो आप समझ सकते हैं कि जहाँ पर पुलिस की ये स्थिति आ गई हो, वहाँ पर आम नागरिक की स्थिति किस कदर भयानक होगी। अब हल्द्वानी में जो कुछ हुआ, कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ कि इसके पीछे जो जिम्मेदार हैं वो हमारे जो 4 लोगों को मैं इसका जिम्मेदार यहाँ पे मानता हूँ मेरी समझ के अनुसार। उनमें सबसे पहली जो जिम्मेदार हमारी व्यवस्था है वह है हमारी विधायिका, हमारी वह विधायिका जिसे हम चुनकर अपने जनप्रतिनिधि के रूप में आगे भेजते हैं, यह सोचकर हम उन्हें मतदान करते हैं कि यह लोग जब विधानसभा में जाएंगे, लोकसभा में जाएंगे या राज्यसभा में जाएंगे तो वहाँ पर कुछ ऐसे विधेयक बनाएंगे जो हमारे क्षेत्र के लिए, हमारे उत्तराखंड के लिए या हमारी आम जनता के लिए लाभकारी होंगे। लेकिन आज तक उत्तराखंड के लिए कोई ऐसा कठोर कानून नहीं बनाया गया है जिससे कि इस तरह के अवैध अतिक्रमणकारियों के ऊपर कोई कार्रवाई की जा सके। क्यों नहीं विधानसभा, लोकसभा या राज्यसभा में इस बात को ये लोग उठाते? क्यों नहीं उठाते? केवल इसलिए कि कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे तो जो हमारे नेता हैं, चाहे वो किसी भी राजनीतिक दल के हों, वह उन्हें इन अतिक्रमणकारियों को, इन दंगाइयों को अपने एक वोट बैंक के रूप में देखते हैं और इनको किसी न किसी तरह से वहाँ पे शरण या संरक्षण देते हुए ये लोग दिखाई देते हैं। और अगर ऐसा नहीं है तो मैं इन्हीं नेताओं से पूछना चाहता हूँ कि कैसे उन जो लोग अवैध रूप से वहाँ पर रह रहे हैं उन लोगों के कैसे वोटर कार्ड बन जाते हैं, कैसे उनके राशन कार्ड बन जाते हैं, कैसे उनके ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड या अन्य चीज़ें वहाँ पर बन जाती हैं। तो जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं उन्हें राजनीतिक संरक्षण दिया जाता है और वह संरक्षण जो आज हल्द्वानी में हुआ है, यानी एक आम जनता के लिए राजनेताओं का यह संरक्षण कितना प्राणघातक हो सकता है यह आप सबने देख लिया है और पूरे देश में बार बार आप देखते भी आ रहे हैं। यहाँ पर जो दूसरे जिम्मेदार मैं समझता हूँ वह है हमारी कार्यपालिका यानी कि जिला प्रशासन, मंत्री या स्थानीय प्रशासन। क्यों? यह एक बड़ा सवाल है कि क्या वहाँ के जो स्थानीय नेता हैं, जो सत्ता में हैं, चाहे वह पक्ष में है चाहे विपक्ष में है, लेकिन वह उन लोगों को क्या वहाँ पर इन लोगों का अतिक्रमण दिखाई नहीं देता? वह लोग इतने सालों से क्या कर रहे थे? और जब यहाँ पर कोर्ट ने उनको हटाने के निर्देश दिए गए थे तब उन्होंने क्या किया? क्यों वह लोग उन लोगों के प्रति एक ऐसी जो सहानुभूति उसे कहूँगा वह रखते हैं कि जिससे उन लोगों के हौसले इस कदर बढ़ जाते हैं कि वह पुलिस तक पर पत्थरबाजी करने से, पेट्रोल पंप फेंकने से बाज नहीं आते। जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं हमारे जो सरकारी तंत्र है, इस तंत्र को भी यही लोग वहाँ पे प्रश्रय देते हैं। यही से मेरा मतलब है जो लोग हमारे नेतृत्व के लिए हमने चुनकर भेजे हैं, चाहे वो लोकसभा में हो, चाहे राज्यसभा में हो, चाहे वो विधानसभा में हो, इन लोगों की आंखों पर क्यों पट्टी बंधी रहती है? क्यों इन लोगों को दिखाई नहीं देता? मात्र हल्द्वानी ही नहीं, उत्तराखंड में जगह जगह इस तरह के जो अतिक्रमणकारी हैं उन्होंने अपनी जगहें चुन रखी हैं। आप देहरादून देख लीजिए, आप कोटद्वार देख लीजिए, आप हल्द्वानी, तो इतना बड़ा प्रकरण चल ही रहा है, काशीपुर, रामनगर, यानी तमाम जगहों पर आज बाहरी लोग इस तरह से अतिक्रमण कर रहे हैं, ज़मीनों को कब्जा रहे हैं और प्रशासन और हमारे जो स्थानीय नेता हैं उनके ऊपर अपनी आंखों पर पट्टी बांधे हुए हैं। तीसरा दोषी मैं जिसे मानता हूँ वह है हमारी मीडिया, जो बार बार ऐसी जगहों पर आप तमाम तरह के समाचारों में देखते होंगे कि एक बस्ती है, उस बस्ती में पानी की व्यवस्था नहीं है। वह समाचार तो मीडिया दिखाती है, चाहे वो मेन स्ट्रीम मीडिया हो चाहे सोशल मीडिया हो, वह समाचार दिखाती है कि इनके लिए पानी की व्यवस्था नहीं है, इनके लिए अलानी व्यवस्था नहीं, फलानी व्यवस्था नहीं, हमारे नेता क्या कर रहे हैं। लेकिन आज तक मैंने तो अभी तक कहीं ऐसा देखा नहीं है कि जो इन अतिक्रमणकारियों को हटाने के लिए कोई बात मीडिया द्वारा वहाँ पर कही गई हो। हाँ, जब इतना बड़ा प्रकरण हो जाता है, आगजनी हो जाती है, हमारी जो सरकारी तंत्र पूरा हिला दिया जाता है, उसके बाद कुछ लोग हैं जो मीडिया में आकर यह कहते हैं। और मीडिया कौन सी मीडिया? मेन स्ट्रीम मीडिया की अगर मैं बात करूं तो हल्द्वानी में जो कुछ हुआ उसमें आप दिल्ली और देहरादून के लोगों को बिठाकर, किनको, वो भी एक समुदाय के लोगों को वहाँ पे बिठा देते हैं, फिर दूसरे समुदाय के लोगों को वहाँ पर आपको जो ज़मीन से संबंधित लोग हैं, जो ज़मीन की जानकारी रखने वाले वकील हैं या बड़े विशेषज्ञ हैं, उनको बिठाने के बजाय उन लोगों से बकलौली कराते हो आप
जिन लोगों को हल्द्वानी में क्या हो रहा है उसकी ABCD तक नहीं पता। देहरादून में बैठने वाला, दिल्ली में बैठने वाला क्या समझेगा वहाँ के लोगों का दर्द, और वो वहाँ पर आके ज्ञान पेलते रहते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि मीडिया बिकाऊ है, किसी नेता, किसी स्थानीय नेता के बस चंद विज्ञापन के पैसों के लिए ये उनके चरण धूलि तक चाटेगी और उनके ऐसे वोट बैंकों की रक्षा करने के लिए हमेशा आगे आएगी। बार बार मैं अभी पहले भी बता चुका हूं कि उन लोगों को पानी की समस्या, बिजली की समस्या, तमाम तरह की समस्याओं पर इस मीडिया का जरूर फोकस रहता है, लेकिन वहाँ पे अवैध अतिक्रमण किया जा रहा है, उस अवैध अतिक्रमण को कैसे हटाया जाए इसके लिए क्यों नहीं मीडिया आगे आता, इसकी बात क्यों नहीं करता, इसकी चर्चा क्यों नहीं करता? क्योंकि आज मीडिया नेताओं की गोदी में बैठा हुआ, ये वो वाला गोदी नहीं कह रहा हूं जो आप समझ रहे हैं, वास्तविकता में गोदी में बैठा हुआ वह मीडिया है, जिसको नेता उसके गाल पुचकारते हुए कहता है कि बेटा ले ये विज्ञापन पकड़ और तुम्हें मेरे पक्ष में इनके लिए बस कुछ ना कुछ, चाहे वो दंगाई हो, अतिक्रमणकारी हो, अन्य बहुत सारी चीजें होती हैं। आपने देखा होगा माफिया को संरक्षण देते हुए कि इन लोगों को मेरे लिए कुछ तैयार कर। तब मीडिया क्या करता है? मीडिया वहां जाता है और वो समस्याएं लेकर सामने आता है जो समस्याएं वास्तव में होनी ही नहीं चाहिए थी। मीडिया दिखाते हैं हम पानी की कमी, फिर नेताजी वहां गए, नेताजी ने वहां 2 पाइप और लगवा दी, नेता का वोट बैंक तैयार। यानी कि मीडिया भी कहीं ना कहीं इन दंगाइयों को संरक्षण देने में एक भूमिका निभाता है, मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं है। और जो चौथा और अंतिम, जो सबसे बड़ा जिम्मेदार मैं उसे कहूंगा, वह है हमारी जनता। वो जनता जो मतदान करने के बाद यह भूल जाती है कि आगे भी उनके कुछ कर्तव्य हैं, कुछ अधिकार हैं। क्यों नहीं जनता अपने स्थानीय नेताओं को, या जो हमारे मंत्री हैं, जो भी लोग हैं, प्रशासन है, तमाम जो तंत्र है, उस तंत्र से क्यों नहीं सवाल करती? क्यों नहीं आप किसी नेता से पूछते कि वहां पर इन अतिक्रमणकारियों को बसाया किसने है? आप तब कहां थे? आपकी सरकार तब कहां थी? और अभी भी आप क्या कर रहे हो? क्यों नहीं उस विधानसभा में बैठकर अवैध अतिक्रमणकारियों के खिलाफ एक तगड़ा कानून पारित कर दिया जाता कि अगर कोई जमीन कब्जाता है तो जितनी जमीन उसने कब्जा रखी उस जमीन की कीमत का 4 गुना उससे वसूला जाए और उसे उसके बाद 10 से 15 साल की सजा का प्रावधान बनाया जाए। फिर देखते हैं कौन वहां पर कब्जा करता है, कहीं भी। लेकिन नहीं करेंगे, क्योंकि इन नेताओं को अपने वोट बैंक की चिंता है, चाहे उत्तराखंड भाड़ में जाए। और हमारी जनता अपने इन नेताओं की जय जयकार करते हुए इनके पीछे घूमती रहती है, लेकिन एक भी व्यक्ति नेताओं से सवाल करने की हिम्मत नहीं करता कि ये जो गलत काम हो रहे हैं क्यों हो रहे हैं, कौन इन्हें संरक्षण दे रहा है। अगर नेता संरक्षण नहीं दे रहा है तो प्रशासन संरक्षण दे रहा है, और अगर प्रशासन संरक्षण दे रहा है तो उस नेतृत्व की हमें आवश्यकता ही नहीं है जो प्रशासन के ऊपर भी लगाम न कस सके। जनता को नेताओं से सवाल करना चाहिए कि विधानसभा में, लोकसभा में, राज्यसभा में क्यों बैठे हैं? आप टैक्स दे रहे हैं ना इनको, इनका वेतन भत्ता, इनके एक एक खाने का दाना तक जनता इनको देती है, टैक्स के रूप में देती है, उससे ये पाले जा रहे हैं। तो जनता को पूरा अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है कि वह इनसे सवाल करे। मैं अभी भी कह रहा हूं कि ये दलीय राजनीति को छोड़िए, उत्तराखंड को बचाने के लिए आगे आइए, अपने नेताओं से सवाल कीजिए, इनसे पूछिए कि अगर कहीं कोई गलत काम हो रहा है तो क्यों हो रहा है, और क्या ये लोग उसके ऊपर कोई कार्रवाई कर रहे हैं और कब तक कार्रवाई कर रहे हैं, यह भी सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है। क्योंकि आज सत्ता में बैठकर लोग ये खुद को शहंशाह मानकर बैठे हैं। वो वोटर जो जनता जनार्दन है, उस जनार्दन को आज ये अपना पालतू वो समझते हैं। वोटर राजनीति का सबसे बड़ा और सबसे पहला, मैं कहूँगा, इकाई होता है, देश की पहली इकाई है। आप नागरिक हैं और एक नागरिक के नाते ऐसे नेताओं से, इन नेताओं से, तमाम नेताओं से आपको सवाल पूछने का पूरा अधिकार मिलता है, संवैधानिक रूप से अधिकार मिलता है। तो इनसे पूछना चाहिए, इनसे पूछा जाना चाहिए। ये दलीय राजनीति छोड़िए, नेताओं की जय जयकार करना छोड़िए। किस बात के लिए जय जयकार की जाती है इनकी? आपके गली मोहल्ले में कोई सड़क बना दी, आपकी गली मोहल्ले की नाली बना दी, हो गया विकास। और उस नाली, उस सड़क में भी कितना कमीशन इन लोगों तक जाता है, यह किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है। यानी कि अगर आपके घर के आगे सड़क में एक ईंट भी अगर कोई लग रही है, उसका भी कमीशन इन तक जा रहा है, और फिर ये विकास का उसको नाम दे रहे हैं। इस तरह का विकास उत्तराखंड में हो रहा है या ये लोग करवा रहे हैं। ये हल्द्वानी में आपने देख लिया होगा, इससे पहले पुरोला में आपने देखा, देहरादून में आपने देखा कि अतिक्रमणकारियों के हौसले पहले ये सड़क में बैठकर कि हम कहाँ जाएंगे। तो इसकी नैतिक जिम्मेदारी किसकी है? ये आए कहाँ से हैं जो हम इन्हें ये बताएं कि अब ये कहाँ जाएंगे? ये जहाँ से आए हैं ये वहीं जाएं, और नहीं जा रही हैं तो सरकारें ऐसी व्यवस्था करें, ऐसी कोई तैयारी करे जिससे इनको उन्हीं के क्षेत्रों में, जिन राज्यों से आए हैं या जहाँ से ये आए हैं, इनको वहाँ भेजा जाए और वहीं पर इनका रहना भी सुनिश्चित किया जा सके। क्योंकि ये गंदगी हमें उत्तराखंड में नहीं चाहिए, चाहे वो दंगाइयों के रूप में हो, चाहे ऐसे स्वार्थी नेताओं के रूप में हो। इन
स्वार्थी नेताओं को और इन दंगाओं को उत्तराखंड से खदेड़ कर बाहर कर देना चाहिए, क्योंकि आज उत्तराखंड जिसकी डेमोग्राफी बदलती जा रही है और हमारे नेता अपने स्वार्थ में इतने अंधे हो चुके हैं कि उनको दिखाई तक नहीं दे रहा है। 650 से ज़्यादा अवैध बस्तियां आज उत्तराखंड में बसने की बातें की जा रही हैं, तो क्या नेताओं तक ये बात नहीं पहुंच रही है? मुझ तक ये बात पहुंची, अन्य लोगों तक ये बात पहुंची, तो जो ये खुद को भगवान समझ रहे हैं इन तक ये बात क्यों नहीं पहुंची? पहुंची है, लेकिन इनकी आंखों पर स्वार्थ की पट्टी और इनके कानों में पैसों की खनक पहुंच चुकी है, इसलिए इनको बाकी कुछ सुनाई नहीं देता, दिखाई नहीं देता। इनको बस यहाँ पर अपनी राजनीति करनी है, और राजनीति का स्तर कितना है यह किसी को बताने की आवश्यकता है नहीं। मैं तो कहूँगा उत्तराखंड के इन नेताओं के जो हैं अंडाणुओं और शुक्राणुओं को बोतलों में बंद करके अंतरिक्ष में भी भेज दिया जाना चाहिए, ताकि अंतरिक्ष में जब कभी तैरते हुए किसी दूसरे ग्रह के जीवी को मिले, एलियंस को मिले, तो वह भी अपने ग्रह पर ऐसे नेताओं को विकसित कर सके और उस ग्रह का विनाश कर सके। बहरहाल इतना ही। वीडियो आपको कैसे लगा कृपया कमेंट करके जरूर बताएं, और पुनः आपसे निवेदन है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि एक मजबूत लोकतंत्र के लिए हम अपनी भूमिका का निर्वहन कर सकें। और आप हमें सहयोग भी कर सकते हैं नीचे दिए नंबर पर। सुनने के लिए आभार, धन्यवाद।